गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय चंदूलाल चंद्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पाटन। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। एमकॉम के पाठ्यक्रम के अनुसार मैं आज आपको रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र कैश फ्लो स्टेटमेंट इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से इंट्रोडक्टरी फॉर्म में हम क्या क्या आज लर्न करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक इंट्रोडक्शन की ये होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि कैश की मीनिंग क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत कैश एंड इक्विवेलेंट रोकड़ और रोकड़ के समकक्ष जो मदें होती हैं वो क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी मदें हैं जिसको कैश और कैश इक्विवेलेंट में ट्रीट नहीं किया जाता। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से रोकड़ का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, अर्थात रोकड़ का आगमन और रोकड़ का बहिर्गमन होता है। फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि विभिन्न तरीकों से इंडियन कंपनीज एक्ट में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से लीगल रिक्वायरमेंट है जिसके अंतर्गत एक इंटरप्राइजेस को, एक ऑर्गेनाइजेशन को कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना जरूरी है। और फिर हम देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत जो विभिन्न एक्टिविटीज हैं हमारे बिजनेस की, उसको किस तरह से अलग अलग फॉर्म में क्लासिफाइड किया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। जनरली एक इंटरप्राइजेस जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को इंक्लूड करते हैं, परंतु प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और बैलेंस शीट से इस बात को तस्दीक नहीं हो पाता, वो इस बात को इंडिकेट नहीं कर पाता कि एक बिजनेस में कैश की पोजीशन क्या है। अर्थात हमको बैलेंस शीट दिखाता है एक निश्चित तिथि पे एसेट एंड लायबिलिटीज का पोजीशन, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाता है कि ईयर एंडिंग में आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस सस्टेन किया। बट जब हम ये जानना चाहते हैं कि एक पीरियड में हमारा जो कैश का इनफ्लो और जो हमारा कैश का आउटफ्लो है, हमारे बिजनेस में कितना कैश आया कितना कैश गया, इस बात को जब हम जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक और स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन चीजें हैं, पहला है कैश, दूसरा है फ्लो और तीसरा है स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम आते हैं कि कैश क्या होता है, या जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो जो कैश है वो किस मीनिंग के फॉर्म में हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बड़े ही नैरो सेंस में कैश की मीनिंग क्या होती है। तो कैश की मीनिंग होती है कि जो भी आपके इंटरप्राइजेस में जो भी आपके पास इन हैंड कैश है आपके करंट अकाउंट में, प्लस जो भी आपका डिमांड डिपॉजिट है बैंक में, इन दोनों को जब हम इंक्लूड कर लेते हैं तो इसको बोला जाता है कैश। परंतु जब हम इसको वाइडर टर्म में लेते हैं, क्योंकि हमको आगे जाके लीगल रिक्वायरमेंट को देखना है, तो वाइडर टर्म में जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम कैश की बात नहीं करते, हम वहां पर बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब रोकड़ और रोकड़ के समकक्ष है, रोकड़ के समतुल्य मदे। तो हमने पहले बात किया कि कैश क्या होता है, आइए अब बात करते हैं कि कैश एंड इक्विवेलेंट टू कैश क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैश और इक्विवेलेंट टू कैश का मतलब होता है सबसे पहले आपके बैंक में जो सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में जो इमीडिएट डिपॉजिट है या इन हैंड आपके पास जो कैश है वो। दूसरा जो आपका डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब जब भी आप ऑन डिमांड वो पैसा आप अपने बैंक से निकाल सकते हैं। तीसरा फॉर्म होता है इसमें हाईली मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हाईली मार्केटेबल लिक्विड सिक्योरिटीज का मतलब होता है कि ऐसी सिक्योरिटी जो विद इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड, फिर से विद इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड, जिसको हम आसानी से जाकर स्टॉक मार्केट में या सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं और इमीडिएट उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं शॉर्ट टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हमारे अकाउंट्स में जितना जमा है उससे ज्यादा जब हमको बैंक अमाउंट विड्रॉल करने की फैसिलिटीज दे देता है फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 3 मंथ्स, तो उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये बैंक ओवरड्राफ्ट अगर वो 3 महीने से कम है तो भी यह कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में आता है। फिर हम लेते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, अर्थात वो सारे इंस्ट्रूमेंट, चाहे आप बिल ऑफ पेपर बोलिए, कॉमर्शियल बिल बोलिए, ट्रेड बिल बोलिए, जिसको आप इमीडिएट मनी मार्केट में लेस देन 3 मंथ्स अंडर रिस्क एंड रिवार्ड सिस्टम
लिक्विडेट कर सकते हैं। एंड लास्ट में आता है बैंक और नॉन बैंक बीओई, अर्थात बैंक और नॉन बैंक का बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आप इमीडिएट कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम रोकड़ फ्लो में कैश की बात करें तो कैश का मतलब नॉर्मल कैश इन हैंड से या डिपॉजिट इन बैंक से नहीं होता, उसका एक वाइडर टर्म है जिसमें आप कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट, हाईली मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट और शॉर्ट टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर नॉन बैंक एंड बैंक इंस्ट्रूमेंट को शामिल करेंगे। अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें तो लिख दो, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम शामिल नहीं करेंगे रोकड़ कैश प्रवाह विवरण बनाते समय, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय, ऐसी कौन कौन से आइटम्स हैं जिसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले अगर आपके पास अकाउंट रेसिवेबल्स है, मतलब अगर आपके पास 3 माह से ऊपर का बिल्स रेसिवेबल है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, डेटर्स है, तो इसको हम शामिल नहीं करेंगे। उसी तरह से बिल्स पेबल, अगर आपके पास क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल्स है, या आपको किसी पेमेंट करना है जो मोर देन 3 मंथ्स है, वो चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शामिल नहीं होगी। अगर आपने कोई शेयर इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हेल्ड करके रखा हुआ है तो वो चीजें शामिल नहीं होगी। और अगर आपका कोई डिपॉजिट है जो 3 माह से कम की अवधि का है वो शामिल होगा, 3 माह से अधिक की अवधि का कोई भी डिपॉजिट शामिल नहीं होगा। तो अब इन चीजों पर जब हम बात करते हैं तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट टोटली बेस्ड होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश क्या होता है, जैसे हमने कैश की बात किया तो फ्लो मतलब आना या जाना, अर्थात या तो आपका कैश आपके बिजनेस में इंक्रीज होगा, आप रिसीट करेंगे, या आउटफ्लो मतलब आप किसी ना किसी माध्यम से आप उसको पेमेंट करेंगे। तो जो आपका कैश इन होगा, जो आपका कैश आउट होगा, ये कैश का इन होना और आउट होना, इसको आप एक पर्टिकुलर एक सिस्टमैटिक स्टेटमेंट के फॉर्म में लेंगे तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट का फॉर्म कहलाएगा CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट मींस ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें आप अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो इंक्लूड करेंगे। अब वो कौन सा नेचर है इस पे अपन आगे आके बात करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज में किस एक्टिविटीज से हमारे पास कैश आया, किस एक्टिविटीज से हमारे पास कैश गया। तो सबसे पहले जब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड हमारे पास कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है। आइए बात करते हैं इसमें लीगल रिक्वायरमेंट पे कि ये लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 की। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस है जिसके अंतर्गत कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी है। तो पहले बात करते हैं सब क्लाउज 40 ऑफ क्लाउज 2, धारा 240, जो डिपेंड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अर्थात जो सब क्लाउज 40 ऑफ क्लाउज 2 है वो इंडिकेट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जब आप इसकी डेफिनेशन में लेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन पोजीशन ऑफ इक्विटी। अर्थात इंडियन कंपनीज एक्ट में जो सब क्लाउज 40 ऑफ क्लाउज 2 है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कैश फ्लो आपका एक अंग होगा, आपका एक हिस्सा होगा। फिर आगे हम बात करते हैं सब क्लाउज 11 ऑफ द क्लाउज 2, जो आप बोलता है बुक्स ऑफ पेपर्स। बुक्स ऑफ पेपर्स ये बोलता है कि जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपके डीड्स हैं, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट होगा। तो अगेन बुक्स ऑफ पेपर्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें इसके अंतर्गत भी कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी है। तीसरा हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा, जो सेक्शन 128 और सेक्शन 129 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट है, इसमें क्लियर कह रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट एक हिस्सा होगा, एक पार्ट होगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब अपन बात करते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है। जैसे सब क्लाउज 62 ऑफ द क्लाउज 2, 1% कंपनीज को ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है, स्मॉल कंपनीज को ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है। ऐसी कोई भी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ
जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा स्टार्टअप कंपनी डिक्लेयर किया गया, उस स्टार्टअप कंपनी को भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है। जो कंपनी डोरमेंट कंपनी है, अर्थात जो कंपनी बंद होने की कगार पे है, जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं किए हैं, उसको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है। तो अब हम बात किए सबसे पहले कि इंडियन कंपनीज एक्ट में ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस थे जिसके अंतर्गत हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी था। अब आते हैं हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, अर्थात भारतीय लेखा मानक के अंतर्गत हम आते हैं कि ऐसी कौन कौन सी इंटरप्राइजेस हैं जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 AS3, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 जो इंडिया में 1/4/2003 से अर्थात 1/4/2003 से जो रिवाइज्ड फॉर्म में एप्लीकेबल है, उसने कहा है कि ऐसे कौन कौन से इंटरप्राइजेस हैं, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे कौन कौन से कमर्शियल इंटरप्राइजेस हैं जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कोई भी इंटरप्राइजेस, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, एक्सेप्ट जो न्यूली स्टार्टअप कंपनीज हैं, कि ऐसी कोई भी कंपनी जिसका डेब्ट या इक्विटी अर्थात जिसकी ऋण प्रतिभूतियां या समता प्रतिभूतियां किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, नॉट इन इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया, चाहे वो भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। दूसरा, अगर आपकी जो सिक्योरिटीज है, डेट सिक्योरिटीज या इक्विटी सिक्योरिटीज, अगर वो इंडिया में या आउटसाइड ऑफ इंडिया लिस्टेड नहीं है बट अंडर द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। अंडर द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग का मतलब अभी लिस्टिंग की प्रोसेस में है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म कर दिया है, इट मींस बोर्ड ने लिस्टिंग के लिए एक रेजोल्यूशन पास कर लिया है, आपने लिस्टिंग की सारी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, परंतु वो जो सिक्योरिटीज है अभी इंडिया के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में या आउटसाइड ऑफ द इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, अर्थात अंडर द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। फिर बैंक कंपनियां और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए ये स्टेटमेंट बनाना AS3 के अकॉर्डिंग कंपलसरी है। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है। उसके बाद ऐसी कोई भी इंटरप्राइजेज जिसका बारोइंग फ्रॉम पब्लिक, ऐसी कोई भी इंटरप्राइजेज जिसने 50 करोड़ रुपए से ऊपर का ऋण लिया है, 50 करोड़ से ऊपर की जिसकी बारोइंग है, उसको ये स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। ऐसा कोई भी इंटरप्राइजेज जिसने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है और वो डिपॉजिट अगर 10 करोड़ रुपीस से ऊपर है, तो ऐसे कंपनीज को आपको बनाना कंपलसरी है। ये जो दोनों बारोइंग्स है और पब्लिक डिपॉजिट्स है, अगर किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर में ये जो आपका देयर होल्ड लिमिट है 50 करोड़ रुपीस का और 10 करोड़ रुपीस का, आपने इसको किसी भी अकाउंटिंग ईयर में अगर इस देयर होल्ड लिमिट को क्रॉस कर दिया तो आपको बनाना जरूरी है। साथ ही साथ ये जो आपने अभी तक के पॉइंट्स देखे, इनकी जो होल्डिंग कंपनीज है और इनकी जो सब्सिडियरी कंपनीज है, इनको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। तो हमने इस पार्ट में देखा कि इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है। अब आते हैं कि किस तरह से जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैश के या कैश इक्विवेलेंट के आउटफ्लो और इनफ्लो पे डिपेंड करता है। तो हम अब पहले बात करते हैं कि ये जो आउटफ्लो और इनफ्लो है ये बहुत सारे तरीकों से होते हैं। तो इस आउटफ्लो और इनफ्लो को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 समराइज करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो क्लासिफाइड करता है वेरियस एक्टिविटीज में। 3 तरीके से ये वेरियस एक्टिविटीज हो सकती हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इट मींस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसको हम बोलते हैं संचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह। दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, विनियोग गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह। तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह। अब हम इस पर अगर डिटेल में चर्चा करते हैं तो बात करते हैं कि ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मीनिंग होता है कि जो एक इंटरप्राइजेस है, एक इंटरप्राइजेस की जो की बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, की बिजनेस या प्रिंसिपल बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, उन प्रिंसिपल बिजनेस ट्रांजैक्शंस से जो भी एक्टिविटीज कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो को डिपेंड करती है वो कहलाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि मान लो कोई एक बैंक है, तो बैंक की जो मेजर एक्टिविटीज है वो है
एडवांसेस देना, एडवांसेस लेना, डिपॉजिट देना, डिपॉजिट लेना, इंटरेस्ट इनकम अर्न करना, इंटरेस्ट का पेमेंट करना, तो ये उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटीज कहलाएगी। अगर कोई प्रोडक्शन कंपनीज है तो प्रोडक्शन कंपनीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, उसको सेल करेगी, अपने कस्टमर्स से पैसा रिसीव करेगी, किसी ना किसी माध्यम से इंटरेस्ट रॉयल्टी की इनकम रिसीव करेगी, अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगी, अपने सप्लायर्स को पेमेंट करेगी, अपने बिल्स का पेमेंट करेगी। तो ये सारे जो पेमेंट्स हैं वो कहलाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अर्थात इन प्रिंसिपल एक्टिविटीज, मेजर एक्टिविटीज जिस पर ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस ट्रांजैक्शन एस्टैब्लिश हुआ है वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटीज होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कि जहां पर भी हमने कैश या कैश इक्विवेलेंट को किसी ना किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए लगाया हुआ है, वो एक्वायर करने के लिए लगाया हुआ एसेट क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जैसे कि हम ये कहें कि हमने सबसे पहले मशीनरी को परचेज किया, तो मशीनरी हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ बिजनेस के लिए, तो इट इज अ आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर हम मान लो लैंड को सेल कर देते हैं, तो हमने अपने लैंड में इन्वेस्ट किया हुआ था, अब हमने उसको सेल कर दिया, तो ये कहलाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमने मान लो हमारी कोई भी फर्नीचर्स है, फर्नीचर्स को हमने परचेज किया, तो ये आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है एज पर AS3 जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है। आप अपने बिजनेस के कैश फ्लो बिजनेस के बाहर आउटफ्लो फॉर्म में लेकर जाते हैं किसी ना किसी आइटम में इन्वेस्ट करने के लिए, जो आपको फर्दर या तो आपके कैपिटल का एप्रिसिएशन देती है या कहीं ना कहीं उस पर कोई ना कोई प्रॉफिट आपको प्रोवाइड करती है। ये होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे आपने किसी कंपनी का जो ऋण पत्र है उस पर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उन ऋण पत्रों पर, उन डिबेंचर्स पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो कहलाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फॉर कॉमन इंटरप्राइजेस। आगे तीसरी एक्टिविटीज होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग का मतलब होता है हाउ टू रिकवर, हाउ टू रिशेड्यूल, हाउ टू अरेंज फाइनेंस, अर्थात वो सारी एक्टिविटीज जो आपके बिजनेस में आपके कैपिटल से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड, जो आपका ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जो आपका ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड होता है, तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जैसे कोई एक कंपनीज है, कोई कंपनी पैसा कहाँ से प्राप्त करेगी, या तो वो अंशों का निर्गमन करेगी या तो वो ऋण पत्रों का निर्गमन करेगी। अगर उसने अंशों का निर्गमन किया है तो उस पर उसने लाभांश दिया है, अगर उसने मान लो बैंक से कोई बोरोइंग की है, बैंक से कोई ऋण लिया है, पब्लिक से कोई डिपॉजिट्स लिया है, अर्थात वो सारी एक्टिविटी जो डायरेक्टली इस पर डिपेंड करती है आपके वे ऑफ कैपिटल पर, हाउ टू अरेंज कैपिटल, हाउ टू अरेंज फाइनेंस फॉर योर बिजनेस। इन सारी मदों को किसमें इंक्लूड करते हैं हम इसको हम इंक्लूड करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एट लास्ट हम देखते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश इन हुआ, कितना कैश आउट हुआ। अगर प्लस में है तो वो कहलाएगा इनफ्लो, माइनस में है तो वो कहलाएगा आउटफ्लो। उसी प्रकार से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस में है तो इनफ्लो, माइनस में है तो आउटफ्लो। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी सिमिलर एक्टिविटीज होगी। तो जब हम लास्ट में ये तीनों एक्टिविटीज का टोटल कर लेंगे, लास्ट में जब हम तीनों एक्टिविटीज का टोटल कर, सपोज इन इंटरप्राइजेस है, फर्स्ट वाला आया इनफ्लो 100 करोड़, आउटफ्लो 50 करोड़, तो फिर आउटफ्लो 20 करोड़। तो हम ये बोलेंगे कि 100 करोड़ रुपीस का फर्स्ट एक्टिविटीज से इनफ्लो है, 50 करोड़ रुपीस का आउटफ्लो है, फिर 20 करोड़ रुपीस का आउटफ्लो है। तो हमारा नेट इनफ्लो कितना हुआ, 100 माइनस 50 माइनस 20, 30 करोड़ रुपीस उस पीरियड का कैश इनफ्लो कहलाएगा। फिर से 30 करोड़ रुपीस कैश इनफ्लो कहलाएगा। जब इस कैश इनफ्लो को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा कैश इनफ्लो है प्लस में आता है तो इनफ्लो, माइनस में आता है तो आउटफ्लो। ये जो हमारा कैश इनफ्लो या आउटफ्लो है, इसमें हम हमारा जो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो हमने यहाँ पर प्रारंभ में चर्चा किया, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर देते हैं इस एक्टिविटीज के टोटल एक्टिविटीज के नेट इनफ्लो या आउटफ्लो के बेसिस पे, और फाइनल में जो टोटल आता है, यदि वो टोटल हमारा जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल है, तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड होता है। तो अब हम आते हैं कि निगेटिव कैश फ्लो और
पॉजिटिव कैश फ्लो। तो निगेटिव कैश फ्लो या पॉजिटिव कैश फ्लो क्या होता है, इस पर हम आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम पॉजिटिव कैश फ्लो क्या होता है। यदि हमारा बैंक का बैलेंस एट द एंड डेबिट है, अर्थात हमारा इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो में, इसका मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, चाहे आपकी इन हैंड कैश है, कैश एट बैंक है, डिमांड डिपॉजिट है, अगर आपका जो भी है वो डेबिट बैलेंस के फॉर्म में है, क्लोजिंग बैलेंस, तो आप इसको बोलोगे इनफ्लो। अपोजिट अगर हम जाते हैं, अगर हमारा इनफ्लो कम है आउटफ्लो से, इसको बोलेंगे हम निगेटिव बैलेंस। जैसे कि हम ये कहें कि हमारा ओवरऑल निगेटिव बैलेंस आया, उसमें से हमने ओपनिंग बैलेंस को घटाया, उसके बावजूद अगर हमारा माइनस बैलेंस है। अब प्रश्न उठता है कि कैश का तो माइनस बैलेंस हो नहीं सकता, तो माइनस बैलेंस किसका होगा? तो माइनस बैलेंस होगा या तो आपके बैंक ओवरड्राफ्ट का, या अगर आपने जो इमीडिएट फॉर्म में लिया हुआ है आपका बैंक का जो करंट अकाउंट है, या आपके बैंक का जो सेविंग अकाउंट है। अर्थात ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के जो दो आइटम्स हैं, जो आपके पैसे बैंक में जमा है, उससे ज्यादा अगर आपने विड्रॉल कर लिया है, तो आपका कैश फ्लो का जो स्टेटमेंट है वो डेबिट की जगह क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि आपने इनफ्लो ज्यादा किया है एज कंपेयर, आपका आउटफ्लो ज्यादा है एज कंपेयर टू इनफ्लो। तो यहाँ पर हमने चर्चा किया कि किस तरह से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करेंगे, कैश क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, फिर हमने देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, फिर हमने उसके लीगल रिक्वायरमेंट की बात की, फिर हमने बात की कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को किस तरह से हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज में क्लासिफाइड किया। उस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से या तो हमारा इनफ्लो हुआ या हमारा आउटफ्लो हुआ। इस इनफ्लो और आउटफ्लो के टोटल समेशन को हमने लिया, जो हमारा नेट रिजल्ट फॉर द पीरियड इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। इस इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश में हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड किया। अगर टोटल इनफ्लो और आउटफ्लो आपके ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो आपने आपका क्वेश्चन सही बनाया है। अब आगे के वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। थैंक यू।